हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। और हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि कितने टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। उसमें हम लोगों ने दो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर को थोड़ा मैं और आगे लेके चलता हूँ और स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट part, that is colligative property. Colligative property. अब what do you mean by colligative property? और ये जो colligative property होता है ये कहाँ से derive कहाँ गया? तो ये जो colligative property है, it is derived from a Greek word called as colligatus. It is derived from Greek word called as what? Colligatus. Derived from word colligatus. और colligatus का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, it is called as what? Collected together. Collected together. तो colligative words that is derived from a Greek word known as colligatus and इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? collected together. अब what do you mean by colligative property और कितने टाइप के colligative properties होते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए ना मैं एक क्या लेता हूँ, बीकर लेता हूँ। I take a beaker और उस बीकर के अंदर ना मैं क्या लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? वाटर। तो ये मैं कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया इसके अंदर। वाटर लेने के बाद ना मैं इसका क्या करूँगा, आई विल डिटरमाइन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिटरमाइन करूँगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज माई वाटर। ये वाटर है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट is 373 Kelvin. 373 Kelvin. सिर्फ वाटर का जब मैं बॉइलिंग पॉइंट निकालता हूँ ना, तो वाटर बॉइल्स एट 373 Kelvin. What it indicate? The vapor pressure of pure water. Vapor pressure. What is boiling point? Vapor pressure of pure water. Pure water is equal to P external, that is what? Atmospheric pressure. That is nothing but your boiling point. अब मैं क्या करूंगा, इसी बीकर के अंदर आई विल ऐड NaCl. क्या ऐड कर देते हैं? NaCl. NaCl कैसा होगा? ये सॉलिड इन नेचर होता है और ये नॉन वोलाटाइल. इट इज नॉन वोलाटाइल सॉलिड. जब आप NaCl को इस बीकर के अंदर ऐड करोगे तो NaCl क्या होगा? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस सॉल्यूशन, एंड दैट होमोजेनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, मैं बोलूंगा इसको फाइनल सॉल्यूशन. क्या बोलूंगा इसको? फाइनल सॉल्यूशन. फाइनल सॉल्यूशन. Now again I will determine its boiling point. Final solution का boiling point determine करूँगा. तो boiling point of final solution is not 373 Kelvin. जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मुझे मिलेगा, फाइनल सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया प्रैक्टिकली मैंने डिटरमाइन किया, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 373 केल्विन नहीं आता है. इसका मतलब क्या हो गया? जब आपने वाटर लिया था, वाटर विल एक्ट एज ए व्हाट? सॉल्वेंट. NaCl एक्ट एज ए व्हाट? सॉल्यूट.
जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो इस सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज। जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया, हमें वाटर के जैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो चेंज होने की वजह से, तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट इज नथिंग बट आइदर वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दैट विल कम्स इन द फैमिली ऑफ व्हाट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो अंडरस्टूड। तो व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, number of particles of solute. It does not depends on what, size or chemical nature of solute particles are called as what, colligative property. So colligative properties are nothing but the property which depends upon the property which depend upon number of particles of solute, number of particles of solute and does not depend upon size and chemical nature of solute is called as colligative property, is called as colligative properties। तो ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज। जो चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, यहाँ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, तो यू विल गेट लिटिल बिट मोर आइडिया। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure, this is what colligative property। elevation in boiling point, elevation in boiling point। अब ये boiling point, elevation का मतलब होता है increase, increase in boiling point। तो solvent क्या था, water, 373 केल्विन। अब जब मैं solution का boiling point निकालूंगा ना तो it always comes greater, मतलब increase in boiling point। तो increase in boiling point is nothing but a colligative property when non-volatile solute is added in solvent। Third, depression in freezing point, depression in freezing point, decrease, depression का मतलब decrease। एंड फोर्थ वन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब मेरे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द साइज एंड केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एंड व्हाट आर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। अंडरस्टूड स्टूडेंट, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग एक एक करके सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, द फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं RLW,
RLVP, शॉर्ट में इसको प्यार से बोला जाता है RLVP। तो कहीं मैंने बोल दिया RLVP, मतलब इट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके लिए ना मैं एक अगेन 2 बीकर लेता हूँ। ये पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने किया हुआ है ऐसा। अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, बट वहाँ जो हम लोगों ने किया था वहाँ मैंने वर्ड्स ऐसा नहीं यूज किया था, क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऐसा मेंशन नहीं किया था। नाउ आई एम मेंशनिंग हियर। नाउ आई टेक हियर वाटर, प्योर वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर, सिर्फ प्योर वाटर लिया है मैंने यहाँ। और इस बीकर को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, क्लोज। और क्लोज करने के बाद ना इस बीकर को मैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर ना इसको मैं हीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो ये क्या होगा, ये मेरा है वाटर मॉलिक्यूल, प्योर वाटर H2O, है ना। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी बोला था लिक्विड मॉलिक्यूल पजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो रेंडमली मूव होते हैं इन द बल्क, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। अब ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, यदि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मुझे बताओ हीट करने के बाद लिक्विड मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैस फॉर्म। यहाँ ऐसा गैस बनना चालू हो जाता है और इस एम्प्टी स्पेस में ये गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्युपाई हो जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसा कंटिन्यू होते रहता है। क्या होता है, कंटिन्यू होते रहेगा। एक ऐसा सिचुएशन आता है ये पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस कवर्ड हो जाता है किससे, गैस मॉलिक्यूल के साथ। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर स्ट्राइकिंग टू द वॉल ऑफ कंटेनर ऑल्सो। जब ये वॉल ऑफ कंटेनर और आपस में फिर से कोलिजन करना चालू कर देते हैं तो ये क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी दे स्टार्ट गेटिंग कंडेंस होने की वजह से ये फिर से लिक्विड में यहाँ ऐसा क्या होंगे, जाने लगते हैं। तो जब ये लिक्विड स्टेट में वेपर से फिर से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब अगेन गैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म। तो वेपर और लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा that time the pressure exerted by your liquid vapors is called as what, vapor pressure। ये हम लोगों ने पीछे भी किया हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, वेपर प्रेशर गेट अफेक्टेड बाय अ फैक्टर नोन एज व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू अ गैस, हेंस वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब फ्रॉम दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, सो इसका लेटस P0 is the vapor pressure of, P0 is the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट बोल सकता हूँ मैं। तो मैंने इसका वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर लिया। तो सिंपल से क्या याद रखना है, बीकर लेना है, बीकर के अंदर प्योर वाटर लेना है एंड प्योर वाटर को क्या करना है, हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, लार्ज नंबर ऑफ वेपर्स आर फॉर्म एंड हेंस वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर लिक्विड। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बीकर के अंदर मैंने पहले वाटर लिया हुआ है,
अब इसी बीकर के अंदर ना मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये भी बीकर क्या है, क्लोज। तो इसके अंदर आप क्या ऐड कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज NaCl। NaCl सॉलिड, ये क्या था, वाटर। जैसे आप NaCl सॉलिड को वाटर के अंदर ऐड कर दोगे, NaCl क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। NaCl क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा एंड इट फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को भी आप हीट करो। जब आप हीट करोगे, यहाँ जब आप हीट कर रहे थे, जो टेम्परेचर आप दे रहे थे वो सिर्फ एंड सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा था। तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। बट हियर व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहां पे बोल सकता हूं T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जितना डिग्री मैंने प्योर सॉल्वेंट को हीट किया उतना ही डिग्री इसको भी हीट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो वो हीट वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज होगा। साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय योर NaCl मॉलिक्यूल टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। बरोबर है क्या, पूरा का पूरा हीट इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या, जो वेपर्स बनेगा वो लेस अमाउंट में वेपर्स बनता है। क्या बनता है, लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। तो हियर इज व्हाट, लेस वेपर्स, लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड। अब जब लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड हो गया तो किसके वजह से लेस वेपर फॉर्म्ड हुआ, ड्यू टू एडिशन ऑफ व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसका वेपर प्रेशर कम हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। तो मैं इससे ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, pure solvent decreases on addition of non-volatile solute, non-volatile solute decreases on addition of non-volatile solute. So I assume this PS is the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution. So from this what you conclude, that is P0 is greater than PS, P0 is greater than what, PS। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग और कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट सीख लिया क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आप ऐड करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। इसका जो वेपर प्रेशर था वो P0 था, इसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, PS था। तो हम लोगों ने सीखा था P0 इज ग्रेटर देन PS। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
right? So the decrease in vapor pressure of solvent due to addition of non-volatile solute is called as lowering of vapor pressure. तो एक और नया टर्म मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट decreases with addition of non-volatile solute. This decrease in vapor pressure is called as lowering of vapor pressure. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो जो वेपर प्रेशर जो P0 ज्यादा है, PS कम है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ कम हो गया, तो जो डिक्रीज आएगा, डिफरेंस जो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो देयरफॉर आई राइट हियर लोअरिंग ऑफ वेपर pressure equal to P0 minus PS. So we got a relation called as what, lowering of vapor pressure, that is P0 minus PS. नेक्स्ट आता है, इसी में मुझे रिलेटिव लोअरिंग डिफाइन करना है. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया हुआ है ना, उसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से आप क्या करो, कंपेयर कर दो. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इट इज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, is ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent. मतलब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं, relative lowering of vapor pressure equal to P0 minus PS. This is lowering of vapor pressure to the P0. मतलब this ratio is called as what, P0 minus PS upon P0 represents your relative lowering of vapor pressure. तो कभी न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाता है relative lowering of vapor pressure, मतलब they are asking P0 minus PS upon P0, and if they ask you lowering of vapor pressure मतलब P0 minus PS. अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दैट इज lowering of vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering of vapor pressure is colligative property. मतलब क्या, ये जो lowering of vapor pressure है, it does not depends upon number of particles of solute present in the solution, but relative lowering of vapor pressure depends upon number of solute particles present in solution,
right? So that's why lowering of vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering is a colligative property. This is important one. तो मैंने पहले बताया आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 से डिनोट करते हैं. इफ आई ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट आई विल गेट अ सोल्यूशन. सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो PS होता है. PS इज ऑलवेज लेस देन व्हाट P0, दैट इज P0 इज ग्रेटर देन PS. This difference, this decrease in vapor pressure of pure solvent is called as what? Lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P0 minus PS. और relative lowering of vapor pressure is nothing but it is a ratio of lowering of vapor pressure and pure solvent. तो P0 minus PS upon P0. Relative lowering is a colligative property, but lowering of vapor pressure is not a colligative property. Understood student? कुछ और फॉर्मूला को मैं इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ और कुछ नए फॉर्मूलाज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं. लेट अस सी हाउ. Now, according, you know Raoult's law, according to Raoult's law, राउल्ट्स लॉ ने हमें सिखाया था क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट, और दूसरा बताया था हाउ टू डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो इस केस में मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल क्या है? सॉल्यूट. तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of solvent when solute is what? Non-volatile. तो according to Raoult's law vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent containing non-volatile solute. मतलब सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है. सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है. जब वो नॉन वोलेटाइल है तो वेपर्स बनेगा नहीं, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं. तो ये तो निकल गया. बचा क्या? सॉल्वेंट. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ PS इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट. अब ये कैसे आया? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. ये भी राउल्ट्स ने ही सिखाया था हमें क्या? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट. तो P सॉल्वेंट इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट. ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन मेरा 2 है. इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूट द PS का वैल्यू इन इक्वेशन 2, मतलब सम फॉर्मूला गेट मॉडिफाइड. तो आई राइट हियर रिलेटिव lowering of vapor pressure equal to P0 माइनस PS के जगह मैं ये लिखूंगा P0 सॉल्वेंट X सॉल्वेंट अपॉन मेरा क्या है? P0 है तो P0. आई विल टेक P0 कॉमन. तो P0 इज नथिंग बट 1 माइनस X सॉल्वेंट अपॉन क्या होगा? P0. P0 कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट व्हाट? 1 माइनस X सॉल्वेंट
एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0. तो आई गॉट अ वन न्यू इक्वेशन दैट इज P0 minus PS upon P0 equal to 1 minus X solvent. 1 minus X solvent is nothing but what? X solute. How? X solute plus X solvent equal to क्या होता है? 1. अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो आगे मैं लिखता हूँ अभी, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट है ना. तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स सॉल्यूट. क्या लिख सकता हूँ? एक्स सॉल्यूट. सिंस क्या होता है? एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा? 1. तो मेरा क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू व्हाट? एक्स सॉल्यूट. मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज व्हाट? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो कभी कभार इससे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. आपको P0 दे दे, PS दे दे और मोल फ्रैक्शन पूछ ले ऑफ सॉल्यूट. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. तो कभी कभार आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, मैं कभी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे के आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता हूँ. अंडरस्टूड स्टूडेंट? कुछ और मैं मॉडिफाई इक्वेशन करता हूँ थोड़ा इसको और. तो इसको मैं नोट में लिखता हूँ, जो कि मैं पीछे वाली वीडियोस में भी कर चुका हूँ. नाउ आई टेक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मैंने लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, यदि मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था, यदि मैं उसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू, मैंने क्या किया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया. अब P0 माइनस P0, PS इक्वल टू क्या होता है? P0 सॉल्वेंट into X solvent upon, this is nothing but what? P0 solvent into X solvent. लिख सकता हूँ स्टूडेंट? तो क्या होगा? इसमें से आप P0 कॉमन ले लो तो आएगा मेरे पास 1 माइनस X solvent अगेन will get what? 1 minus X solvent. And here P0 solvent ऐसे रहेगा into X solvent. P0 कैंसिल हो गया. तो I end up with what? 1 minus X solvent upon X solvent. This I can write X solute अपॉन एक्स सॉल्वेंट. तो मेरा एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया. P0 माइनस PS अपॉन PS इज नथिंग बट एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट. राइट?
तो इसको और मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला ऑफ व्हाट मोल फ्रैक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P0 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू होगा एक्स सल्यूट इक्वल टू होता है एन सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएगा and finally you will get a formula n solute upon n solvent. This is what P0 minus Ps upon Ps. Understood, student? Where n solute represents what? What this n solute represents? N solute represents number of moles of solute. And solvent represents what? Number of moles of solvent. And you know Ps equal to क्या? Vapor pressure of solution. And P0 stand for what? Vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट। तो आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज P0 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? और एक मैं इसमें मॉडिफाइड फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, दैट इज नथिंग बट इसी फॉर्मूला से मैं लेता हूँ P0 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन सल्यूट को मैं ऐसे रखता हूं और एन सल्यूट के इसके जगह मैं क्या लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ऊपर आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया। मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई किया है और 1000 से ही मैं डिवाइड कर दूं, चलेगा क्या? राइट? इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं तो क्या मिलेगा, एन सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहां मैं 1000 ले लेता हूं इंटू एम सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 कर सकता हूं मैं, ऐसा रीअरेंज किया सिर्फ, बस इसको ऊपर लेके गया। आपको मालूम होगा दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोलालिटी। व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने यहाँ ग्राम में रखा है तो ये 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इस पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलालिटी। So this is what? Molality into m solvent upon 1000 and that is nothing but P0 minus Ps upon Ps. So this also gives a relation between molality and P0 minus Ps upon Ps. Right? So this is what another important formula which we are going to use to solve numericals. Understood, student? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक न्यूमेरिकल दिया गया है क्या, एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.985 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्वेंट।
राइट। तो इससे क्या होता है, पहले ही मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पहले यू ट्राई टू राइट व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सो इट बिकम ईजियर कि हमें और क्या रिक्वायर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया गया तो आई विल मेंशन हियर वेपर प्रेशर ऑफ aqueous glucose solution that is PS इक्वल टू 0.985 एटमॉस्फेयर ये दिया गया। साथ में मुझे दिया है 373 केल्विन। अच्छा बताओ ये जो 373 केल्विन है, ये जो 373 केल्विन व्हाट इट इंडिकेट, 373 Kelvin indicate boiling point of water. And what is boiling point? Vapor pressure of water, the temperature at which vapor pressure of water equal to P external or atmospheric pressure, that temperature is called as what? Boiling point of water. तो vapor pressure of water इक्वल टू क्या होगा? P external होगा। P external कुछ नहीं दिया है तो हमें कितना एज्यूम करना? 1 एटमॉस्फेयर। ये भी ATM में दिया है तो इसको भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मुझे मिल गया है P0 वाटर इक्वल टू कितना आएगा? 1 एटमॉस्फेयर। क्या आएगा? 1 एटमॉस्फेयर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P0 इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेयर। ये मिल गया। अब मुझे बताओ फॉर्मूला टू फाइंड, पहले हम लिखते हैं टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक्स सैल्यूट मतलब एक्स ग्लूकोज मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। एक्स वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। देन मुझे फाइंड आउट करना है मोलालिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ। Tell me the formula which we are going to use to solve this numerical X solute। अभी मैंने आपको बताया relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। तो what is relative lowering of vapor? P0 minus PS upon P0 equal to what? X glucose। यदि मुझे X glucose मिल गया तो X glucose plus X water equal to क्या होगा? 1। Therefore x water equal to I can use 1 minus x glucose का formula। From this I will get x mole fraction of what? Solvent। And so this is what one formula which we are going to use। This is my second formula and third formula I will use, that is अभी हम लोगों ने किया था लास्ट वाला P0 minus PS upon PS equal to molality into M solvent divided by 1000। आप ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मोलालिटी मिल जाएगा। तो लेट अस सॉल्व सब्स्टिट्यूशन। पहला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू X ग्लूकोज। व्हाट इज P0 हियर? 1 माइनस 0.985 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू व्हाट? X ग्लूकोज। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स ग्लूकोज का, दैट इज 0. इसका एक्स ग्लूकोज का वैल्यू आएगा, ग्लूकोज का वैल्यू आ जाएगा 0.015। यदि मेरा ये ग्लूकोज मिल गया तो एक्स वाटर इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस 0.15 इक्वल टू आएगा 0.985। दिस इज व्हाट एक्स वाटर।
अंडरस्टूड बच्चा लोग, राइट। तो मैंने एक्स ग्लूकोज फाइंड आउट किया ये, और फिर x1 माइनस ग्लूकोज में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई गॉट 0.985। नाउ नेक्स्ट बचता है मेरा, दैट इज व्हाट, मोलालिटी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एक फॉर्मूला था। थर्ड वन है मेरा P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोलालिटी इंटू M सॉल्वेंट, और आई कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हियर। P0 का वैल्यू कितना है 1, PS का वैल्यू 0.985 अपॉन 1 इक्वल टू मोलालिटी को हम लोग ऐसे रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो ये 18 हो गया डिवाइडेड बाय 1000। तो यदि आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू आएगा 0.015 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, इसका हम जब 15/18, तो इसका फॉर्मूला आएगा, दैट इज व्हाट 0.83 kg, दैट इज माय व्हाट मोलालिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो वो बैठ जाएगा दिमाग में। तो एट 373 केल्विन इंडिकेटिंग वो एक्वेस है, एक्वेस है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताएगा ये। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है, कुछ वैल्यू नहीं दिया तो 1, तो P0 H2O इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर मिल जाए। PS का दिया है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक्स सैल्यूट फाइंड आउट कर दिया। एक्स सैल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स सॉल्वेंट निकाला, एंड देन फाइनल फार्मूला मैंने यूज किया था क्या, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोलालिटी इंटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000, एंड सब्स्टिट्यूट किया, आई गेट मोलालिटी 0.833 kg पर मोल। अंडरस्टूड स्टूडेंट, आप इसको कॉपी करो, फिर एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, दैट इज वेपर, क्या दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 13 इंटू 10⁻³ kg ऑफ सल्यूट, मतलब वेट ऑफ सल्यूट, इन 0.1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट एट 298 केल्विन इज 27371 mm of Hg, मतलब this is indicating what, vapor pressure of your solution. Calculate molar mass of solute, क्या कैलकुलेट करना, molar mass of solute, और given दिया vapor pressure of pure water is 28.065 mm of Hg। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग सेम वे। I'll write first data what is given in the numerical, that is what, weight of solute, तो W2 में लिखता हूँ यहाँ 13 into 10⁻³ kg, weight of solvent W1 is a 0.1 kg। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में ले लेता 18 into 10⁻³ kg, है ना। मोलर मास मतलब वाटर है, वाटर 18 ग्राम पर मोल होगा, उसको मैंने केजी में यूनिट है तो केजी में चेंज कर लिया। PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 27.371 mm of Hg, and P0 H2O is also given, that is 28.065 mm of Hg। ये दिया गया है न्यूमेरिकल के अंदर, और आपको पूछा गया है, क्या पूछा है, टू फाइंड मोलर मास ऑफ सल्यूट।
मतलब m2 आपको कैलकुलेट करना है, राइट। but चलो, can you tell me the formula which we are going to use? Yes, P0 minus Ps upon P0 equal to n solute upon n solvent. तो we use the formula, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? P0 minus Ps upon P0 equal to n solute upon n solvent. इसको और चेंज कर सकते हो आप, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1 कर सकते हैं हम लोग इसमें, बरोबर है। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P0 कितना है मेरा? 28.065, PS है 27.371 डिवाइडेड बाय 28.065 equal to W2 is what? 13 into 10 raised to minus 3, 18 into 10 raised to minus 3 divided by M2 ऐसे रहेगा, W1 is 0.1. यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको M2 इक्वल टू आएगा, M2 इक्वल टू, दिस कम्स आउट, डिफरेंस इज 0.013 into this comes as 0.013 divided by 28.065 equal to 13 into 18 into 10 raised to minus 6 divided by M2 into 0.1. तो आपको ऐसा आ जाएगा वैल्यू, M2 इक्वल टू 13 इंटू 18 इंटू 10 raised to 6 इंटू 28.065 डिवाइडेड बाय 0. इसको मैं ऐसा लिख सकता, 0.013 इंटू 0.1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर आएगा this value is what little bit difference है, 0.694 है, सॉरी स्टूडेंट, 0.694। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 94.63 इंटू 10 raised to minus 3 kg आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप, दिस इज व्हाट मोलार मास ऑफ योर solute. So this indicate what? How to determine the molar mass of solute. Any doubt? कॉपी करो इसको और फिर हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, और विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल ऑल्सो। ना इसी चीज़ों को मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ और देखते सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। दिस एलिवेशन इंडिकेट व्हाट? इट इज इंक्रीज, इंक्रीज। Then what do you mean by boiling point? What is boiling point? The temperature at which, boiling point क्या होता है? The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. That temperature is called as what? Boiling point of that liquid. तो the vapor pressure
the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is called as boiling point. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने क्या लिया है, 2 बीकर लिया हुआ है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या रखा है, प्योर वाटर लिया हुआ है। क्या लिया है? प्योर वाटर। प्योर वाटर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, आई डिटरमाइन प्रैक्टिकली बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, और इसके ऊपर मैंने पी एक्सटर्नल कितना रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। तो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। इस समय जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बीकर के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आई विल ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। NaCl ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? NaCl सॉलिड। एंड दिस इज व्हाट? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल। दिस इज व्हाट? वाटर। तो जैसे आप NaCl को पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे तो ये क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब होमोजेनियस सोल्यूशन बनाएगा। होमोजेनियस सोल्यूशन। अब क्या होगा, मैं इसके अंदर भी प्रेशर कितना रखता हूँ, पी एक्सटर्नल आई विल मेंटेन 1 एटमॉस्फेयर। क्या मेंटेन करता हूँ? 1 एटमॉस्फेयर। तो व्हाट आई ऑब्जर्व, इसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना हो जाएगा? 0.7 एटमॉस्फेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? 0.7 एटमॉस्फेयर हो जाता है। मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। मतलब इससे मेरा एक रिलेशन कंक्लूड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेपर प्रेशर increases as the boiling point decreases. Vapor pressure increases as the boiling point decreases. So when a non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure decreases. तो इससे एक और कंक्लूजन मेरा होता है, on adding non-volatile solute in solvent, vapor pressure of solution decreases. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा।
On adding non-volatile solute in the solvent, vapor pressure of that solution decreases. मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा. ये जो ज़्यादा है, ये जो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट है कंपेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो इट इज डिफाइंड एज व्हेन नॉन volatile solute is added to solvent, to pure solvent, boiling point of solvent increases. This increase in boiling point is called as elevation in boiling point. मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड, ऐड करने के बाद सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज. और जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब क्या, मैंने क्या लिया था, प्योर वाटर लिया था, मैंने NaCl ऐड किया. जब मैं NaCl ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज. मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. number of particles of solute present in the solution. It is denoted by elevation in boiling point को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी. इससे डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी. Therefore मैं बोल सकता हूँ elevation in boiling point इक्वल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी जीरो, वेयर टी स्टैंड फॉर व्हाट, boiling point of solution. T0 stand for what, boiling point of pure solvent, and this TB stand for what, elevation in boiling point. तो elevation in boiling point is a colligative property. क्यों it is colligative property है, because it depends on number of solute particles present in the solution. अब मैंने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. फिर मैंने बीकर लिया था, उसके अंदर प्योर वाटर लिया, इसको हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1. जब इसका वेपर प्रेशर 1 हो गया तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1. तो ये जो टेम्परेचर आएगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर.
अब मैंने क्या किया, इसी में क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। कैसे पता चला सर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम, पी एक्सटर्नल। अब मुझे इसको इसको इसके बराबर करने के लिए इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ना, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो ना ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इंक्रीज इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, इंक्रीज होगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यदि मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी जीरो। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप लोग इसको कॉपी करो और फिर कुछ और पॉइंट्स हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स अबाउट एलिवेशन in boiling point. Experimentally it is determined that that क्या फाइंड आउट किया गया, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, क्या डाइल्यूट सोल्यूशन, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is always directly proportional to the molality of the solution. For dilute solution, elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution, तो इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि उन्होंने क्या किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिया, उसको चेंज किया, है ना, और क्या पाया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी directly proportional to the molality. So delta TB equal to मैं लिखता हूँ KB into M. This KB is called as molar elevation constant. It is also called as एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। M स्टैंड फॉर व्हाट, मोलालिटी, एंड यू नो डेल्टा TB स्टैंड फॉर व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। The molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality of the solution is unity, मतलब what, 1 mole. When molality of solution
इज यूनिटी। मतलब क्या होगा, यदि मैं डेल्टा टी बी इक्वल टू करूँ के बी इंटू एम, एम इक्वल टू 1 है तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आएगा के बी, सिंस एम इक्वल टू क्या है 1, 1 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, व्हेन के बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी बी, व्हेन देयर इज व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट 1। यूनिट ऑफ के बी, इफ आई आस्क यू यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी होता है, दिस इज केल्विन, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ माई के बी। तो experimentally it is determined that for a dilute solution elevation in boiling point is always directly proportional to the molality। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम, एम स्टैंड फॉर मोलालिटी, के बी स्टैंड फॉर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो के बी है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है, कब, जब आपकी मोलालिटी क्या होगी 1। तो मैं द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा इज 1। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू व्हाट के बी। इफ आई आस्क द यूनिट ऑफ व्हाट के बी, इसका क्या होता है, केल्विन होता है, और ये क्या होता है, क्या मोल केजी, मोल पर केजी हो जाए तो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ना इक्वेशन 1 जो है ना, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 को थोड़ा और मॉडिफाई करते और देखते कुछ नए फॉर्मूला डिराइव करते। यू नो मोलालिटी इक्वल टू होता है, मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, number of moles of solute upon mass of solvent, mass of solvent किस में होगा, kg में, in kg। तो number of moles of solute को मैं लिखता हूँ W2 upon M2, this is number of moles of solute, and here I take what W1, that is what in kg। तो ये वैल्यू में ये m हो गया, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, किधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इक्वेशन 1। सो माई इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डेल्टा टी बी इक्वल टू होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, W1 किस में है, केजी में, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस वैल्यू कम्स इन ग्राम। तो डेल्टा टी बी, from this formula if I rearrange the term I can determine the molar mass of what solute। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या था, टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको मैं और थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ और M2 इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1, W1 किस में रहेगा, ग्राम में, इंटू क्या होगा 1000। तो दिस फॉर्मूला गिव्स द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग लिखते हैं यहाँ, वेयर M2 स्टैंड फॉर व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB इक्वल टू व्हाट, मोलर एलिवेशन, मोलर elevation constant, molar elevation constant, W2 is the weight of solute, W2 को क्या बोलते हैं हम लोग, weight of solute, weight of solute। W1 बच्चा लोग क्या होता है, weight of solvent, weight of solvent। Delta TB is what, elevation,
elevation in boiling point, elevation in boiling point. So these are the terms which are involved in this. So M2 gives the molar mass of solute. By this formula I can determine the molar mass of what? solute. तो आप इसको कॉपी करो और फिर इसी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो आगे देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज़ व्हाट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट्स फार्मूला अभी तक मैंने डिस्कस किया, तो इसको मैं लिखता हूँ कीप इन माइंड, कीप इन माइंड. पहला फार्मूला मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, दैट इज डेल्टा टी बी इक्वल टू कैसे डिटरमाइन करते थे, टी माइनस टी जीरो. Since t is greater than t0, this is the boiling point of what? Solution. This represents the boiling point of your pure solvent. Second formula we have derived, that is delta Tb equal to tha Kb into a molality. Third formula we have determined, that is delta Tb equal to Kb into W2 upon M2 इंटू W1 ये क्या आएगा, kg में आएगा आंसर. और यदि मैं इसी फॉर्मूला को ग्राम में करना है तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 किस में रहेगा, ग्राम में, इंटू क्या कर दो आप 1000. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स. तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स. इन सुक्रोज सॉल्यूशन 68.4 into 10⁻³ kg of sucrose is dissolved in 1 kg of water. Calculate the boiling point of solution. Calculate boiling point of solution. इसके अंदर और दिया गया है, गिवन दिया गया है क्या, के फॉर बॉइलिंग, केबी फॉर वाटर दिया गया है, इज 0.52 kg केल्विन पर मोल, ये एक दिया है. देन दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन, ये भी दिया है. और मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल. यह इतना सब चीज़ें हमें दिया गया है और हमें पूछा गया है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. क्या पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. तो लेट अस रीड द प्रॉब्लम एंड राइट डाउन द डेटा व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. In the sucrose solution, 68.4 into 10⁻³ kg of sucrose is dissolved in 1 kg of water. So this is the weight of solute. This is what, 1 kg of water मतलब what, weight of solvent. So I write here data. Weight of sucrose equal to a 68.4 into 10⁻³ kg. Weight of
वाटर इज 1 kg, क्या है 1 kg। फिर अपने को दिया है kb फॉर वाटर, kb फॉर वाटर, ये दिया गया है न्यूमेरिकल में 0.52 केल्विन kg पर मोल। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना दिया है बच्चा लोग, 373 केल्विन, ये दिया गया है 373 केल्विन। एंड ऑल्सो गिवन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कितना दिया है 342 ग्राम पर मोल। अब इसको ग्राम में है तो इसको केजी में चेंज कर दो पहले, तो 342 इंटू 10⁻³ kg पर मोल हो गया, बरोबर है। नाउ टू फाइंड मुझे क्या फाइंड आउट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो आई विल राइट हियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water equal to question mark. Now based on the data what is given in the numerical, we can use the formula which I have mentioned here, यहाँ मैंने मेंशन किया। बेस्ड ऑन दिस डेटा यू कैन यूज द फॉर्मूला। अच्छा, सुक्रोज जो है वो सल्यूट जैसा बिहेव करेगा, तो दिस इज व्हाट सल्यूट। हाँ, वाटर जो है वो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा, तो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, बरोबर है। नाउ आई यूज द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, दिस वन। तो आई यूज डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। ना यू सब्स्टिट्यूट डेल्टा टीबी, क्या मुझे डेल्टा टीबी का वैल्यू मालूम है, नहीं, तो आई विल कीप एज इट इज डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी का वैल्यू कितना है 0.52 इंटू W2 इज व्हाट 68.4 इंटू 10⁻³ M2 is what 342 into 10⁻³ W1 is what 1 kg। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आएगा 0.52 इंटू 68.4 डिवाइडेड बाय 342 एंड इट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा आप लोगों को दैट इज 0.104 केल्विन। आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ व्हाट लॉग टेबल ऑल्सो। तो ये आ गया मुझे डेल्टा टीबी। नाउ आई नो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है T माइनस T0। आई नो द T0, दिस इज माई व्हाट T0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट प्योर सॉल्वेंट, राइट। आई नो डेल्टा टीबी, तो मैं T फाइंड आउट कर लूंगा। तो अगेन आई यूज द फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू T माइनस T0, देयरफॉर T इक्वल टू क्या होगा डेल्टा टीबी प्लस T0, दैट इज 373 प्लस 0.104, that will gives you 373.104 Kelvin. This is what T, that is the boiling point of your solution. So this is representing what called as what boiling point of सुक्रोज सॉल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है न्यूमेरिकल्स में जो दिया गया उसको मेंशन किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आई हैव यूज द गिवन फॉर्मूला। आप इसको कॉपी करो और फिर एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या पूछ रहा है, देखते हैं। ऑन डिजॉल्विंग 3.24 इंटू 10⁻³ kg ऑफ सल्फर इन 40 इंटू 10⁻³ kg ऑफ बेंजीन। तो दिस इज द
weight of sulfur, this is what weight of benzene, this is less, this is more, so this will behave like what weight of solute, this behave like what weight of solvent. Boiling point of solution was higher than that of what benzene by 0.81 Kelvin. That is what elevation in boiling point is given. Delta TB दिया गया है. What is the molecular formula of sulfur? मतलब सल्फर का आपका molecular formula कैलकुलेट करना है. Kb फॉर बेंजीन दिया 2.53 केल्विन kg पर मोल, और दूसरा दिया एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना दिया है 32. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि मैं इस फॉर्मूला को देखूं, इस न्यूमेरिकल को देख के बोलूं, तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करूंगा. यदि मुझे मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया, किसका, जो सल्यूट है सल्फर का मॉलिक्यूलर मास मुझे मिल गया टोटल इसमें, तो मैं उससे क्या करूंगा, एक सल्फर का वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है 32 है, तो जितना मॉलिक्यूलर मास आएगा उसमें कितने सल्फर प्रेजेंट होंगे आई विल कैलकुलेट, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ व्हाट सल्फर. तो लेट अस प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट यू राइट डाउन द डेटा अगेन हियर. तो वेट ऑफ सल्फर आई विल राइट हियर, वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू है 3.24 इंटू 10⁻³ kg, एंड वेट ऑफ बेंजीन इक्वल टू है 40 इंटू 10⁻³ kg, 40 इंटू 10⁻³ kg. This is what my solute, this is my what solvent. दूसरा दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट delta TB equal to is given, that is 0.81 Kelvin, है ना. Kb for benzene is also given, Kb for benzene is what 2.53 Kelvin kg per mole, and they have given the atomic mass of sulfur, दिया गया है. इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं. अपने को पूछ रहा है व्हाट दे आर आस्किंग टू डिटरमाइन द फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर. मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर डिटरमाइन करना. मैंने क्या बताया, यदि मैं इस फॉर्म में मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट डिटरमाइन कर लूँ, सल्यूट क्या है मेरा सल्फर है, यदि मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डिटरमाइन कर लूँ तो मुझे उस मॉलिक्यूलर मास में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है आई कैन डिटरमाइन, क्योंकि एक सल्फर एटम्स का वेट कितना दिया है, एक सल्फर एटम्स का वेट दिया है 32 ग्राम दिया हुआ है. तो मुझे बताओ जितना मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसमें कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है वो डिटरमाइन कर लूँगा, एंड इफ आई गेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट आई कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर. तो अगेन आई विल राइट हियर फॉर्मूला इज व्हाट, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. कौन सा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 into W1, this is what in kg, right. So you just substitute it. M2 equal to क्या आ जाएगा, the KB into W2 upon delta TB into W1. तो I substitute, KB का वैल्यू कितना दिया है 2.53, W1 का वेट कितना दिया है, W2 इज 3.24 इंटू 10⁻³ डेल्टा TB का वैल्यू दिया गया, डेल्टा TB इज व्हाट 0.81 केल्विन,
and W1 is what 40 into 10 raised to -3. तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो। यदि आप इसको सॉल्व करते हो ना तो M2 का वैल्यू जो आएगा ना आपको आएगा ना 0.255 kg पर मोल आएगा। अब मॉलिक्यूलर मास कभी भी ग्राम में होता है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 255 ग्राम पर मोल आ गया। तो दिस इज माय व्हाट M2 का वैल्यू मिल गया। अब मैं बोल सकता हूँ 1 sulfur atom has atomic mass कितना है 32 है। तो 255 molecular mass X sulfur atom has molecular mass इतना है, राइट। तो मैं किसको क्या कर सकता हूँ X इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 32 कर दो तो इट्स कम्स आउट अराउंड 7.968 दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 8। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, molecular formula of sulfur is S8। क्या होगा S8। तो this way we can determine the molecular formula of your sulfur। Understood student? तो मैंने क्या किया था यहाँ मैंने मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया। मॉलिक्यूलर मास ये टोटल आया। इस टोटल मॉलिक्यूलर मास में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है कैसे डिटरमाइन किया, क्योंकि एक सल्फर का वेट कितना होता है 32। तो इतने मॉलिक्यूलर मास में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट है तो x कैलकुलेट कर दिया तो 8 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट S8। अंडरस्टूड। आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग एक थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने स्टूडेंट एक होमवर्क न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये आप लोग घर पे ट्राई करिए। दैट इज अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन 31.8 ग्राम ऑफ CCl4 हैज बॉइलिंग पॉइंट 0.392 Kelvin higher than that of pure CCl4 if molar mass of the compound is what 128 gram per mole। calculate the mass of solute, मतलब weight of solute आपको calculate करना है। Kb for CCl4 is given and that is what 5.02 Kelvin kg per mole। इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है that is 0.317 ग्राम। ट्राई करो देखो ये मिलेगा आपको। हम लोग आगे एक थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं और जिसका नाम क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिक्रीज दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to vapor pressure of solid। that temperature is called as what freezing point of that liquid। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या the temperature at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid। that temperature is called as freezing point of that liquid। मतलब क्या हो गया, सपोज मैं कोई एक बीकर लेता हूँ
क्या लेता हूँ, बीकर। और इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। क्या लिया है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट आप ले सकते हो, कोई भी XYZ। तो आई टेक अ यूनिवर्सल हियर, आई एम टेकिंग वाटर। वाटर को यदि मैं फ्रीज करूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर लिखता हूँ। फ्रीजिंग टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री पे ये क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, है ना। तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, राइट ना। अभी इसी बीकर के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। इसी वाटर के अंदर ना आई विल डिजोल्व अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर देते हैं। तो यदि मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सपोज मैंने शुगर डिजोल्व किया हुआ है, शुगर डिजोल्व किया और ये वाटर है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री नहीं होगा, उसके नीचे भी चले जाए, मतलब क्या है, देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो सपोज इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था वो T0 में एज्यूम कर लूँ, इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है T, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट T0 इज ग्रेटर देन T। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than freezing point of your solution। मतलब when non-volatile solute is added to a pure solvent, the freezing point of pure solvent decreases। So you can write here a one most important point, that is when non-volatile solute is added to pure solvent, its freezing point decreases। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो द डिक्रीज इन freezing point is called as depression in freezing point। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस डिप्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय delta TF, F stand for freezing point। तो depression in freezing point is always denoted by delta TF, and it is what, it is nothing but decrease in the freezing point of your pure solvent is nothing but your depression in freezing point। तो suppose मैं ऐसा इसको निकाल सकता हूँ, depression in freezing point इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन। दैट इज नथिंग बट यू कैन राइट डेल्टा TF इक्वल टू T0 minus T, where your T represents what, freezing point of pure solvent, this is what, freezing point of pure solvent, and this represents what, freezing point of solution, and this delta TF stand for what, depression in freezing point, Depression in freezing point can be calculated by
T0 minus T. T0 minus T क्यों? Because freezing point of pure solvent is greater than freezing point of your solution. That's why the difference is what? T0 minus T. T0 minus T. तो this is what depression in freezing point. तो depression in freezing point में क्या होता है? Depression का मतलब होता है decrease. Freezing point का मतलब होता है vapor pressure of solid is the temperature at which vapor pressure of solid is equal to the vapor pressure of liquid. That temperature is called as what? Freezing point. And freezing point में मैंने क्या लिया? बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया, प्योर सॉल्वेंट वाटर, और इसको फ्रीज किया. तो कितने डिग्री में फ्रीज हुआ? 0 डिग्री में फ्रीज हुआ. उसको मैंने अज्यूम किया उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना? T0. इसी प्योर वाटर के अंदर मैंने क्या ऐड किया? नॉन वोलाटाइल शुगर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दैट इज शुगर ऐड कर दिया. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो गया? डिक्रीज. मतलब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता, 0 डिग्री पे उसका जो स्टेट होगा वो लिक्विड ही रहता है. यदि मैं उसको और लोअर कूल करूँ और लोअर लेके जाऊँ टेम्परेचर, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो T0 is greater than क्या होगा? T. That's why when non-volatile solute is added in the pure solvent, the freezing point of your pure solvent decreases, and this decrease in freezing point is called as what? Depression in freezing point. This can be calculated. कितना decrease हो रहा है? That can be determined by T0 minus T. T0 is the freezing point of pure solvent and T is the freezing point of your solution. तो इस डिफरेंस से मुझे पता चल जाएगा डेल्टा TF, that is what? Decrease in freezing point, depression in freezing point. Understood student? आप इसको कॉपी करो और फिर इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट और देखते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. तो ये मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊँ. प्रैक्टिकली इट इज डिटरमाइंड दैट इज व्हाट? एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड that for dilute solution, the depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution. For dilute solution, depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution. मतलब यदि मैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, कैसे किया होगा उन लोगों ने कि मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, अलग अलग मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन लिया होगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिया होगा और उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन किया होगा. तो क्या पाया होगा कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्टली. ये दो कम करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, यदि वो ज़्यादा कर देंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर. तो सेम वे दे हैव डिटरमाइन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी. सो यू कैन कन्वर्ट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू M. क्या होता है? KF इंटू M, वेयर KF इज कॉल्ड एज व्हाट? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? molar depression constant. It is also called as cryoscopic constant. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? cryoscopic constant. M stand for your molality of solution. क्या होता है? molality of solution. And you know delta TF is nothing but depression in freezing point.
Now suppose if I keep the molality of the solution is what 1, so I will get what delta TF equal to क्या आ जाएगा KF. Delta TF equal to KF मतलब what molar depression constant. Molar depression constant is equal to the depression in freezing point when the molality of the solution क्या होगा 1. So when the depression in freezing point, depression in freezing point is equal to molar depression constant when molality of solution is 1 is unity, that is what 1. तो you can write here delta TF equal to क्या हो जाएगा बच्चा लोग KF होगा. एंड KF क्यों होगा बिकॉज माई मोलालिटी जो है मोलालिटी इक्वल टू क्या है मेरा 1. मोलालिटी क्या हो गया 1. So when the molality of the solution is 1, then depression in freezing point equal to what molar depression constant. Now we know that the molality, we can modify this equation. Suppose I consider this is what equation 1. This equation can be modified into little bit another form, that is what with the help of molality. तो molality का formula क्या होता है? molality equal to होता है number of moles of solute, number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So you can substitute W2 upon क्या हो जाएगा M2 into W1 in kg. ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा. सो माई इक्वेशन 1 बिकम डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 किस में रहेगा kg में. So you can write one formula, that is delta TF equal to KF into W2 upon M2 into W1 in kg. So this is what one formula of delta TF when your answer will come out in kg. But suppose मुझे molar mass में convert करना है, molar mass of solute determine होता है M2 equal to क्या होगा KF into W2 upon delta TF into W1, but I will keep this is in gram तो multiply by क्या कर दूंगा 1000, and this will gives you the molecular mass या molar mass of your solute. molar mass of क्या बताएगा solute. where your terms का meaning क्या होता है in this formula, what this indicate, M2 stand for what molar mass of solute. M2 क्या बताएगा, that is what molar mass of solute, molar mass of solute. KF equal to what molar depression constant, delta TF, you know delta TF equal to what depression in freezing point, depression in freezing point. What is W2? W2 is the weight of solute, and W1 is nothing but what weight of solvent, right? So by this formula I can determine the
molecular mass of solute. तो experimentally it is determined that for a dilute solution depression in freezing point is directly proportional to क्या होता है molality, and depression in freezing point equal to delta TF equal to what, KF into M. KF कौन बोलते हैं, molar depression constant और cryoscopic constant. M stand for what, molality of the solution. But suppose ये मैं molality को 1 रखता हूँ तो delta TF equal to what, KF. That is what, depression in freezing point is equal to the molar depression constant. You know the molality का formula W2 upon M2 into W1. ये value मैंने यहाँ substitute किया, I'll get delta TF का value. Once the delta TF is formed, I can modify or rearrange the term. I will get a M2 का value. M2 equal to what, KF into W2 upon delta TF into W1 into 1000 gives you what. ये जो आंसर आएगा ये ग्राम्स में आएगा. किस में आएगा, ग्राम्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट. आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग एक देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मेनली कोल कंट्रीज़ में देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोल कंट्रीज़ में फुटपाथ जो रास्ते होते हैं, रोड होते हैं, उसके ऊपर आइस की एक लेयर बन जाती है जिसके वजह से गाड़ियों को चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो उस केस में क्या किया जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे स्प्रे NaCl का स्प्रे करता है या कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं. NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करने की वजह से ये NaCl कैल्शियम क्लोराइड वाटर आइस के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व हो जाता है और जिसके वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. वंस इट इज़ फॉर्मिंग अ लिक्विड दे आर नथिंग बट अ सोल्यूशन. अब मैंने आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा. जैसे वाटर था वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, बट जैसे आपने NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे किया वो डिजॉल्व हो जाएगा. तो उसका फ्रीजिंग और नीचे चले और टेम्परेचर नीचे चले जाने की वजह से उसका जल्दी फ्रीजिंग नहीं होता है. इसलिए हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ ऑब्जर्व किया जाता है. दूसरा एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कोल्ड कंट्रीज़ में ही हम देखते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें रेडिएटर्स जो होता है उसके अंदर वाटर हम लोग यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, राइट. यदि मैं वाटर यूज़ करूँगा तो कोल्ड कंट्रीज़ में वो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, आइस में. तो इट इज़ लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएटिंग. तो इसलिए वो लोग वाटर के साथ में लिटिल बिट दे यूज़ अ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड जिसके वजह से वाटर का फ्रीजिंग नहीं होता है एंड इट वर्क प्रॉपरली. तो दिस इज व्हाट सी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है. अंडर स्टूडेंट, आप ये इसके ऊपर का न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. दैट इज़ व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं.